नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे डेविड गॉगिंस की बेस्टसेलर किताब कांट हर्ट मी के बारे में। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने अपने बचपन की गरीबी, शोषण और मानसिक अवसाद से उठकर नेवी सील, अल्ट्रामैराथन धावक और मोटिवेशनल आइकन बनने तक का सफर तय किया। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे मानसिक बाधाओं को तोड़कर अपनी असली क्षमता तक पहुंचा जा सकता है। कभी सोचा है कि अपने दिमाग पर पूरी तरह से काबू पाना और मुश्किलों को हराना क्या होता है? आज हम डेविड गॉगिंस की असाधारण जिंदगी के बारे में उनकी किताब कांट हर्ट मी के जरिए जानेंगे। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि मानसिक मजबूती और लचीलेपन का एक मास्टर क्लास है। एक दर्दनाक बचपन से लेकर नेवी सील बनने और अल्ट्रा एंड्योरेंस एथलीट बनने तक डेविड की कहानी मानवीय भावना की ताकत का सबूत है। देखते रहिए कि आप भी अपनी सीमाओं से आगे कैसे बढ़ सकते हैं और असंभव को कैसे हासिल कर सकते हैं। मेरा विश्वास कीजिए, आप इस अविश्वसनीय सफर का एक भी पल नहीं छोड़ना चाहेंगे। डेविड गॉगिंस का मानना है कि ज्यादातर लोग अपनी असली क्षमता का सिर्फ 40% ही इस्तेमाल करते हैं। उनके हिसाब से हम अक्सर अपनी स्वाभाविक क्षमताओं और योग्यताओं का इस्तेमाल नहीं कर पाते। अपने पूरे जीवन में डेविड ने बार बार साबित किया है कि वो खुद को और आगे धकेल सकते हैं, अपनी सीमाओं को तोड़ सकते हैं और जो मुमकिन लगता है उससे कहीं ज्यादा हासिल कर सकते हैं। अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। आप अपने जीवन के सभी दर्द, डर और चुनौतियों को पार कर सकते हैं और वो बन सकते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये सारांश आपको बताएगा कि ये कैसे हासिल करें। डेविड न्यूयॉर्क के एक अमीर इलाके में पले बढ़े। उनके पिता का स्केटलैंड नाम का एक कामयाब बिजनेस था, जो एक रोलर स्केट रिंग था जिसके ऊपर एक बार भी था। उनकी मां एक हाउसवाइफ थी जो उनके पिता से 17 साल छोटी थी। डेविड का एक बड़ा भाई भी था जिसका नाम ट्रिस जूनियर था। बाहर से उनका परिवार नॉर्मल लगता था, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं था। डेविड के पिता का गुस्सा बहुत खराब था और वो अपने परिवार को लोहे के हाथ से कंट्रोल करते थे। हर रात उनसे स्केटलैंड में काम करवाते थे। सिर्फ 8 साल की उम्र में डेविड का काम रोलर स्केट्स की देखभाल करना और ग्राहकों से किराया वसूलना था, जबकि उनकी मां कैशियर का काम करती थी। कोई भी गलती होने पर उनके पिता से कड़ी सजा मिलती थी। एक बार उनके पिता ने उनकी मां को दूसरी मंजिल से पहली मंजिल तक सीढ़ियों से घसीटा। उन्होंने एक बार उनकी मां का सिर दीवार पर भी दे मारा और जब डेविड ने अपनी मां को बचाने की कोशिश की तो उनके पिता ने उन्हें बेल्ट से पीटा। इसके बावजूद उनकी मां ने सालों तक दुर्व्यवहार सहा। रात में काम करने से थक जाने के कारण डेविड अक्सर स्कूल में सोते रहते थे। जब वो पहली क्लास में थे तो थकान के कारण क्लास में सो जाते थे और उनके शरीर पर अनगिनत चोटों के निशान थे। इन परिस्थितियों ने उन्हें स्कूल में पढ़ाए जाने वाले किसी भी पाठ को सीखने से रोक दिया। आखिरकार एक दिन उनकी मां ने फैसला किया कि अब बहुत हो गया। उन्होंने अपने पति के कम इस्तेमाल किए जाने वाले क्रेडिट कार्ड और एक कार ली। नाश्ते के दौरान उन्होंने घोषणा की कि वो जा रही है। डेविड और उनके भाई ने जल्दी से अपने कपड़े कचरे के थैलों में भरे। उनके पिता ने उनकी मां को बुरा भला कहा, लेकिन वो अपना मन बना चुकी थी। डेविड और उनकी मां इंडियाना चले गए, जहां उनके नाना नानी रहते थे, एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए। हालांकि वो दूसरी क्लास में थे, डेविड अभी भी पढ़ या लिख नहीं सकते थे। हालांकि वो खुशकिस्मत थे कि उन्हें एक ऐसी टीचर मिली जिन्होंने उनके साथ ज्यादा समय बिताया। ये टीचर एक सख्त लेकिन देखभाल करने वाली नन सिस्टर कैथरीन ने उन्हें साल के अंत तक पढ़ना और लिखना सिखाया। सिस्टर कैथरीन ने डेविड को मानव स्वभाव के बारे में भी बताया। उनके पिता हमेशा मुस्कुराते थे, लेकिन एक बुरे इंसान थे। दूसरी ओर सिस्टर कैथरीन कभी नहीं मुस्कुराती थी, लेकिन एक अच्छी इंसान थी जिन्होंने डेविड की बहुत मदद की। तीसरी क्लास में डेविड को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि छात्रों को कर्सिव में लिखना जरूरी था। उन्होंने अभी अभी कैपिटल लेटर्स में लिखना और पढ़ना शुरू किया था और कर्सिव राइटिंग में उन्हें काफी परेशानी हुई, जिससे उन्हें और ज्यादा शैक्षणिक कठिनाइयां हुई।
डेविड का बड़ा भाई इंडियाना की जिंदगी में एडजस्ट नहीं कर पाया और अपने दुर्व्यवहार करने वाले पिता के साथ स्कॉटलैंड में काम करने के लिए लौट गया। इस बीच डेविड और उनकी मां पब्लिक हाउसिंग में चले गए, जहां वो $7 किराया देते थे और खाने और दूसरी जरूरतों के लिए सरकारी सहायता मिलती थी। उनकी मां ने एक दुकान में काम करना शुरू कर दिया और काम के बाद क्लास अटेंड करते हुए एक स्टेट यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। डेविड अपने स्कूल में एकमात्र अश्वेत छात्र थे और शैक्षणिक रूप से सबसे कमजोर थे। उनके टीचर ने उन्हें तीसरी क्लास में एक स्पेशल प्रोग्राम में दाखिला दिलाया। उन्हें शक था कि उन्हें ADHD है, एक ऐसी स्थिति जो ध्यान और व्यवहार नियंत्रण को प्रभावित करती है। उनकी ज्यादा मदद करने के बजाय उनके टीचर अक्सर उन्हें क्लास से बाहर भेज देते थे, जिससे डेविड में ताकत विकसित हुई और सोशल एंजाइटी की वजह से वो लोगों और भीड़ से डरने लगा था। सच कड़वा होता है, क्योंकि डेविड स्कूल के पाठ नहीं समझ पाता था, इसलिए वो चीटिंग करने लगा। वो चीटिंग करके ही एलिमेंट्री स्कूल से हाई स्कूल में पहुंचा। अपने टीनेज के दिनों में वो गुस्से से भरा हुआ था। उसके हाई स्कूल में 12,000 छात्र थे और उनमें से सिर्फ 5 ही ब्लैक थे। डेविड को बहुत भेदभाव का सामना करना पड़ा और अक्सर उसे अपमानजनक नामों से बुलाया जाता था, जिससे उसका गुस्सा और बढ़ जाता था। एक बार डेविड और उसका कजिन सड़क पर चल रहे थे, तभी एक कार गुजरी। कार में बैठे एक गोरे लड़के ने उन पर नस्लीय टिप्पणियां की। डेविड और उसके कजिन ने उसे अनदेखा कर दिया, लेकिन कुछ ही देर बाद कार रुकी। लड़का बाहर निकला और डेविड के सिर पर बंदूक तान दी। डेविड डर गया, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। कुछ पलों बाद लड़का वापस कार में बैठा और चला गया। डेविड बहुत गुस्सा था, क्योंकि जो लोग उसका अपमान कर रहे थे वो उसे जानते तक नहीं थे। उन्हें नहीं पता था कि वो कैसा इंसान है। उसने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा था, फिर भी वो उसे चोट पहुंचाना चाहते थे और यहां तक कि चाहते थे कि वो मर जाए। अपने जूनियर ईयर तक डेविड हर चीज से इतना तंग आ गया था कि उसने वैसा ही करना शुरू कर दिया जैसा लोग उससे उम्मीद करते थे। उसने बैगी कपड़े पहनना शुरू कर दिया और एक अजीब सा हेयर स्टाइल बना लिया। उसके दादाजी ने उसे उसके जन्मदिन पर एक पुरानी कार दी थी। डेविड ने कार में एक बड़ा सा स्पीकर लगा लिया और तेज आवाज में गाने बजाने लगा। वो तेज हिप हॉप म्यूजिक बजाते हुए स्कूल जाता था, ठीक वैसा ही रवैया अपनाकर जैसा उन लोगों का था जो उसके साथ बुरा व्यवहार करते थे। ऐसा लग रहा था जैसे डेविड का जीवन कहीं नहीं जा रहा है। वो हर विषय में फेल हो रहा था और अक्सर स्कूल से गैरहाजिर रहता था। उसकी मां को स्कूल से एक लेटर मिला जिसमें लिखा था कि अगर डेविड ने अपने सीनियर ईयर में सुधार नहीं किया तो वो ग्रेजुएट नहीं हो पाएगा। लेकिन डेविड का एक सपना था। उसके दादाजी, जो एयर फोर्स के रिटायर्ड कुक थे, उन्हें अपनी नौकरी पर बहुत गर्व था। वो हर रविवार को चर्च में अपनी वर्दी पहनकर जाते थे। डेविड पैरा रेस्क्यू सोल्जर से बहुत प्रभावित था, जो रेस्क्यू मिशन के लिए प्लेन से पैराशूट से कूदते हैं। उसने सोचा कि एयर फोर्स अपनी टीम में किसी को भी ले लेगी, लेकिन वो गलत था। डेविड को पता चला कि उसे अस्वाब नाम का एक टेस्ट पास करना होगा, जो मिलिट्री का ऑसेटी जैसा होता है। इस बात का पता चलना उसके बदलाव की शुरुआत थी। डेविड ने खुद को आईने में देखा और समझा कि उसकी जिंदगी के लिए सिर्फ वही जिम्मेदार है। उसकी मां अपने काम में बिजी हो गई थी। उसने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली थी और अब वो एक यूनिवर्सिटी में इंस्ट्रक्टर के तौर पर काम कर रही थी। उसने अपने दर्द को भुलाने के लिए कड़ी मेहनत की थी। डेविड को एहसास हुआ कि वो किसी पर भरोसा नहीं कर सकता और अगर वो सच में एयर फोर्स में जाना चाहता है तो उसे बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। उसने अपना सिर मुंडवाना शुरू कर दिया और अपने कपड़े पहनने का तरीका बदल दिया। उसने अपने गुस्से और हिप हॉप म्यूजिक से दूरी बना ली। डेविड हर दिन सुबह 5 बजे उठकर कसरत करने और मीलों दौड़ने लगा, चाहे मौसम कैसा भी हो। वो हर विषय के लिए लगन से पढ़ाई करने लगा। वो पढ़ता था, जो पढ़ता था उसे लिखता था और फिर उसे 2-3 बार जोर से दोहराता था। डेविड ने 6 महीने तक ये रूटीन जारी रखा। आखिरकार उसने अस्वाब टेस्ट पास कर लिया और अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की।
जो काम नामुमकिन लग रहा था वो मुमकिन हो गया। ट्रेनिंग शुरू हो गई। डेविड 6.2 फीट लंबा था और उसका वजन 80 किलोग्राम था। वो दौड़ने, पुशअप्स, सिटअप्स और फ्लटर किक्स में बहुत अच्छा था। लेकिन पैरा रेस्क्यू के लिए तैरना एक जरूरी स्किल थी और डेविड इसमें माहिर नहीं था। आर्थिक तंगी के कारण उसकी मां उसे कभी स्विमिंग क्लास नहीं दिला पाई थी। डेविड को ट्रेनिंग के दौरान कई पानी वाले एक्सरसाइज करने पड़े। इंस्ट्रक्टर पानी के अंदर उनके कॉन्फिडेंस का टेस्ट लेते थे, क्योंकि रेस्क्यू मिशन में अक्सर सैनिकों को समुद्र में कूदना पड़ता था। डेविड को इसमें बहुत परेशानी हुई और उसका परफॉर्मेंस स्कोर बहुत कम था। पानी के अंदर की ट्रेनिंग सिर्फ 10 हफ्ते चली और इस दौरान उसे मेडिकल चेकअप और ब्लड टेस्ट भी कराने पड़े। चेकअप के दौरान डॉक्टरों को पता चला कि डेविड को सिकल सेल एनीमिया है, एक ऐसी स्थिति जिससे ज्यादा एक्सरसाइज करने पर हार्ट अटैक आ सकता है। उन्होंने ट्रेनिंग जारी रखने का फैसला डेविड पर छोड़ दिया। पानी के अंदर की ट्रेनिंग उसके लिए असहनीय होती जा रही थी। उसके रिकॉर्ड में लिखा था कि उसने सिकल सेल की वजह से ट्रेनिंग छोड़ दी, लेकिन डेविड जानता था कि उसने हार मान ली थी और खुद को काफी जोर नहीं लगाया था। अपनी जिंदगी बदलने का एक मौका खो देने पर डेविड खुद से बहुत निराश था। डिस्चार्ज होने के बाद उसने एक हॉस्पिटल के कब्रिस्तान में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर ली, जहां उसे बहुत कम पैसे मिलते थे। अपनी नाकामी से निपटने के लिए डेविड ज्यादा खाने लगा। अक्सर एक ही बार में डोनट्स का पूरा डिब्बा खत्म कर देता था, जिससे उसका वजन बढ़कर 136 किलोग्राम हो गया। एक रात हॉस्पिटल में डेविड की मुलाकात एक ऐसे आदमी से हुई जो योलैब नाम की एक पेस्ट कंट्रोल कंपनी में काम करता था। उस आदमी ने बताया कि उसे मुफ्त में ट्रक मिलता है, कोई बॉस उसके सिर पर नहीं बैठा रहता और वो डेविड से 30% ज्यादा कमाता है। दिलचस्पी होने पर डेविड ने वो नौकरी करने का फैसला किया। हालांकि वहां काम करना बहुत मुश्किल था। डेविड पूरी रात एक रेस्टोरेंट से दूसरे रेस्टोरेंट चूहों और कॉकरोचों को पकड़ने में बिताता था। वो चूहों के लिए जाल बिछाता था और गंदी रेस्टोरेंट की रसोई में कीटनाशक स्प्रे करता था। इन रसोई की हालत जानकर आप कभी वहां खाना नहीं चाहेंगे। डेविड ने कई महीनों तक ये नौकरी की। एक दिन एक रेस्टोरेंट में उसे किचन के सिंक के नीचे बहुत ज्यादा कॉकरोच दिखे। जब उसने उन पर स्प्रे किया तो वो हर तरफ भागने लगे। कुछ दीवारों पर रेंग रहे थे तो कुछ उसके सिर और कंधों पर उड़ रहे थे। उसी वक्त डेविड को एहसास हुआ कि अब बहुत हो गया। वो अपना सारा सामान वहीं छोड़कर रेस्टोरेंट से भाग गया। घर पहुंचकर उसने सबसे पहले एक लंबा गर्म शावर लिया। शावर लेने के बाद डेविड ने टीवी पर नेवी सील्स का एक कमर्शियल देखा, जो दुनिया की सबसे मुश्किल ऑपरेशनल फोर्स है। कमर्शियल में कमांडिंग ऑफिसर ने कहा कि उन्हें ऐसे आदमियों की जरूरत है जो औसत बनकर नहीं रहना चाहते और जिनमें हर चुनौती को पार करने का जज्बा है। डेविड को लगा जैसे ये मैसेज सीधे उसके लिए है। अपनी बेमकसद जिंदगी से तंग आकर उसने एक बार फिर खुद को साबित करने का फैसला किया। शुरुआत में कई ऑफिसरों ने उसे मना कर दिया क्योंकि वो बहुत ज्यादा वजन वाला था, लेकिन डेविड ने हार नहीं मानी। आखिरकार उसकी मुलाकात ऑफिसर शो से हुई, जिन्होंने उस पर विश्वास किया। शो ने डेविड को बताया कि उसे 3 महीने में 45 किलोग्राम वजन कम करना होगा और अस्वाब टेस्ट फिर से देना होगा और उसमें अच्छे नंबर लाने होंगे। डेविड काम पर लग गया। वो सुबह 4 बजे उठता था, नाश्ते में एक केला खाता था और अस्वाब की स्टडी गाइड पढ़ते हुए 2 घंटे स्टेशनरी बाइक पर बिताता था। फिर वो पूल में 2 घंटे स्विमिंग की प्रैक्टिस करता था। उसके बाद वो बेंच प्रेस और लेग एक्सरसाइज के लिए जिम जाता था। रात के खाने में वो चिकन ब्रेस्ट और सब्जियां खाता था। सोने से पहले वो 2 घंटे और स्टेशनरी बाइक पर बिताता था। उसने अपनी रूटीन में पुशअप्स, पुलअप्स और 4 मील की दौड़ भी शामिल की। डेविड ने टेस्ट के लिए जरूरी न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी कर ली और वो बहुत खुश था। उसने अपनी मां को फोन करके ये खुशखबरी सुनाई। उसने सील्स के लिए जरूरी वजन भी हासिल कर लिया था, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। नेवी सील बनना। सील बनने के लिए 6 महीने की कड़ी ट्रेनिंग होती है, जिसे बड्स बेसिक अंडर वाटर डेमोलिशन सील कहते हैं।
इस ट्रेनिंग को 3 फेज में बांटा गया है: फिजिकल कंडीशनिंग, डाइविंग और लैंड वॉरफेयर ट्रेनिंग। सिर्फ 20% कैंडिडेट्स ही बर्ड्स को सफलतापूर्वक पूरा कर पाते हैं, क्योंकि ये न सिर्फ उनकी शारीरिक ताकत बल्कि उनकी मानसिक सहन शक्ति और दृढ़ संकल्प की भी परीक्षा लेता है। डेविड 2 बार ट्रेनिंग में फेल हो गया। पहली बार उसे डबल निमोनिया हो गया और दूसरी बार उसका घुटना टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी और तीसरी बार कोशिश की और आखिरकार सील बन गया। उसे आखिरी मौका दिया गया था और कहा गया था कि अगर उसे फिर से चोट लगी तो उसका सफर खत्म हो जाएगा। दृढ़ निश्चय डेविड ने फैसला किया कि वो चाहे कुछ भी हो, आगे बढ़ता रहेगा, भले ही उसका टखना ही क्यों न टूट जाए। वो 1 साल में 3 बार बर्ड्स की कोशिश करने वाला अकेला व्यक्ति बन गया और आखिरकार सफल हुआ। सील्स अपनी हेल वीक के लिए मशहूर है, जो ट्रेनिंग के पहले फेज का सबसे मुश्किल हिस्सा होता है। हेल वीक के दौरान ट्रेनी 130 घंटे की थका देने वाली फिजिकल ट्रेनिंग करते हैं। वो पुशअप्स, सिटअप्स, लंजेस और फ्लटर किक्स करते हैं। उसके बाद ठंडे समुद्र के पानी में तैरते हैं। उन्हें एक चेन बनाने के लिए हाथ मिलाने होते हैं ताकि कोई डूब न जाए। फिर इंस्ट्रक्टर ट्रेनी को बीच पर ले जाते हैं, जहां उन्हें गीली रेत में लोटना होता है ताकि वो उनके शरीर से चिपक जाए, जिससे वजन और बढ़ जाता है। फिर उन्हें वही एक्सरसाइज दोहराने के लिए कहा जाता है। कभी कभी उन्हें भारी सामान उठाना होता है या बड़ी इन्फ्लेटेबल बोट्स को तूफानी लहरों में ले जाना होता है। ट्रेनी को आराम नहीं दिया जाता और उन्हें सोने या खुद को गर्म रखने की इजाजत नहीं होती। इंस्ट्रक्टर दिन रात उन पर चिल्लाते रहते हैं और रूटीन लगातार चलता रहता है। इंस्ट्रक्टर बार बार ट्रेनी को कमजोर और बेकार कहते हैं और उन्हें छोड़ने और घर जाने के लिए उकसाते हैं। डेविड अक्सर खुद से पूछता था कि वो वहां क्यों है। सील बनाए नहीं जाते, वहां होना एक चुनाव है। बट सिर्फ एक फिजिकल चुनौती नहीं है, बल्कि एक इमोशनल टेस्ट भी है। कई ट्रेनी छोड़ देते हैं। वो 3 बार घंटी बजाते हैं और अपने हेलमेट सीमेंट के पैच पर छोड़ देते हैं, लेकिन डेविड उनमें से एक नहीं बनना चाहता था। उसने अपने दिमाग को शांत रखना सीखा। उसने अपने इंस्ट्रक्टर को दिखाया कि न तो वो और नहीं उसके साथी ट्रेनी को तोड़ा जा सकता है, चाहे चुनौतियां कितनी भी मुश्किल हो या अपमान कितने भी कठोर हों। डेविड ने 5 और मजबूत आदमियों के साथ एक ग्रुप बनाया और उनमें से किसी ने भी हार नहीं मानी। एक टेस्ट में उन्हें 4 मील तक अपने कंधों पर एक भारी इन्फ्लेटेबल बोट ले जानी थी। इंस्ट्रक्टर बैठकर कॉफी पीते हुए उन्हें देख रहे थे। डेविड को वो दुश्मन जैसे लग रहे थे। थका देने वाली एक्सरसाइज से थके हुए डेविड ने अपने साथियों को प्रेरित किया। उसने उनसे कहा कि इंस्ट्रक्टर को दिखाऊं कि वो किस चीज के बने हैं। उन्होंने बोट को और ऊपर उठाया, तेजी से दौड़े और नारा लगाया, तुम हमें नहीं तोड़ सकते। डेविड ने इस मानसिकता को टेकिंग सोल्स कहा, विरोधियों को गलत साबित करना और उन्हें दिखाना कि आप कितने मजबूत हैं। बर्ड्स के अपने तीसरे प्रयास के दौरान डेविड के बाहर होने की कगार पर था। कड़ी फिजिकल ट्रेनिंग से उसके दाहिने टखने में फ्रैक्चर हो गया था। हर कदम बहुत दर्दनाक था। डेविड ने एक रूटीन बनाया। वो सुबह 3 बजे उठता था, अपने टखने को मोटे मोजे और डक टेप की कई परतों में लपेटता था, फिर एक और मोटा मोजा और ज्यादा टेप लगाता था, फिर आखिरकार अपने बूट पहनता था। उसने ये दोनों टखनों के लिए किया। शुरुआत में दर्द असहनीय था, लेकिन आखिरकार उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। फिजिकल ट्रेनिंग के दौरान वो खुद को लगातार याद दिलाता रहता था कि नेवी सील बनना उसका सबसे बड़ा सपना है और ये उसका आखिरी मौका है। वो इस तरीके से दर्द को सहने में कामयाब रहा। दूसरे फेज में एक एक्सरसाइज में उन्हें अपनी कमर पर 7 किलोग्राम का वजन और अपने शरीर से बंधी 80 लीटर की पानी की टंकी के साथ 100 मीटर तैरना होता था। इन चुनौतियों के बावजूद डेविड सफल रहा। ट्रेनिंग के आखिरी दिन इंस्ट्रक्टर ने उनसे कई पुशअप्स, सिटअप्स, बर्पीज और फ्लटर किक्स करवाए। फिर उन्हें गड्ढे खोदने और अपनी गर्दन तक खुद को दफनाने के लिए कहा गया। डेविड इन एक्सरसाइज के दौरान हंसने लगा। उन्हें अब ये यातनापूर्ण नहीं लग रहे थे। ये देखकर इंस्ट्रक्टर ने उससे गड्ढे से बाहर आने के लिए कहा, क्योंकि वो उसकी प्रतिक्रिया से मनोरंजन कर रहे थे।
आखिरकार डेविड ने नेवी सील के रूप में ग्रेजुएशन की। उसकी मां सेरेमनी में शामिल हुई। वो नेवी सील के इतिहास में इस सम्मान को हासिल करने वाले कुछ अफ्रीकी अमेरिकियों में से एक बन गया। एक परेशान बचपन से पढ़ने लिखने के लिए संघर्ष करने से लेकर एक विद्रोही किशोर बनने और कम वेतन वाली नौकरियां करने तक, डेविड एक सम्मानित नेवी सील में बदल गया था। उसने अपने दिमाग को कंट्रोल करके और मुश्किलों को सहकर हर चुनौती पर काबू पाना जारी रखने का लक्ष्य रखा। डेविड के लिए सफर वहां खत्म नहीं हुआ। वो लगातार खुद को चुनौती देने के तरीके खोजता रहा। वो आर्मी रेंजर स्कूल में शामिल हुआ और ऑनर मैन अवार्ड के साथ ग्रेजुएट हुआ। डेविड ने स्कूलों में जाकर अपनी कहानी बताने और छात्रों को प्रेरित करने के लिए 2 साल हायरिंग ऑफिसर के तौर पर भी काम किया। डेविड का मैराथन रनर और ट्रायथलीट के तौर पर एक सफल करियर रहा। उसने सैन डिएगो वनडे अल्ट्रा मैराथन में हिस्सा लिया, जहां उसे 24 घंटे में 100 मील दौड़ना था। डेविड ने इसे सिर्फ 19 घंटे में पूरा कर लिया। उसने लास वेगास मैराथन और हवाई में हर्ट 100 में भी प्रतिस्पर्धा की। डेविड ने बैडवाटर अल्ट्रा मैराथन का इनविटेशन पाने के लिए इन मैराथन में हिस्सा लिया। उसका लक्ष्य फॉलन सोल्जर्स के बच्चों को स्कॉलरशिप देने वाले स्पेशल ऑपरेशंस वॉरियर फाउंडेशन के लिए पैसे जुटाना था। बैडवाटर अल्ट्रा मैराथन 135 मील की थका देने वाली दौड़ है और इसे दुनिया की सबसे मुश्किल फुट रेस माना जाता है। डेविड ने अपने पहले प्रयास में 5वां और दूसरे प्रयास में 3रा स्थान हासिल किया। इस प्रक्रिया में फाउंडेशन के लिए $2 मिलियन जुटाए। अल्ट्रा मैराथन जीतने के बाद डेविड एक ट्रायथलीट बन गया। उसने 2006 में अल्ट्रा मैन वर्ल्ड चैंपियनशिप और 2008 में आयरन मैन वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। हमेशा की तरह उसने अपने दिमाग और शरीर को कड़ी मेहनत से तैयार किया। लंबी दूरी तक दौड़ने, घंटों तैरने और बाइक पर पसीना बहाने के लिए जल्दी उठता था। डेविड को इन रेसों के दौरान कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कभी कभी उसे खुद पर शक भी हुआ, लेकिन वो सारी मुश्किलों से जूझता रहा। 2009 में डेविड ने रेस अक्रॉस अमेरिका के लिए ट्रेनिंग की, जो कई राज्यों में होने वाली एक साइकिल रेस है। अपनी माइलेज रिकॉर्ड करते समय उसने देखा कि उसकी दिल की धड़कन 150 बीट्स प्रति मिनट तक पहुंच रही है, जिससे उसे अजीब महसूस हो रहा है। डॉक्टरों ने उसे एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट ASD बताया, एक जन्मजात हृदय स्थिति जिसमें दिल में छेद होता है। वो हैरान थे कि वो इतने लंबे समय तक इतनी कड़ी फिजिकल एक्टिविटी में कैसे जीवित रहा। सर्जरी जरूरी थी और उसके दिल की मरम्मत की गई। पहली सर्जरी फेल हो गई, लेकिन दूसरी सफल रही। कोई भी चीज डेविड को नहीं रोक सकी। कांट हर्ट मी सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि ये एक जीवन जीने की प्रेरणा है। डेविड गॉगिंस की कहानी हमें सिखाती है कि हम अपनी सीमाओं से कहीं अधिक सक्षम हैं। अपने अंदर की मानसिक शक्ति को पहचानें और अपनी असंभव लगने वाली मंजिलों को हासिल करें। दोस्तों, अगर आपको यह सारांश पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको डेविड गॉगिंस की कौन सी बात सबसे प्रेरणादायक लगी। धन्यवाद।